हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी एक बेहतरीन सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है इस समय में स्ट्रेस ले रहे होंगे कि एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ाई करे, कैसे करे, क्या ना करे, ठीक है। और काफी लोग तो बीमार भी पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अपनी जो अभी मूल्य मापोगे कि आप लोग क्या कर सकते हो, कल वही आप लोगों को सफलता के रूप में जो है साकार रूप में आपको मिलेंगी। अगर आज आप लोग ये सोचोगे कि यार मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो आप लोगों को वही चीज बाद में मिलेंगी, क्योंकि आप ये ऐसा कोई फिलोसफी नहीं है इसके अंदर में, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बेसिकली वो चीज यहां पर में ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, स्ट्रेस जो है आपका, उसको अगर आप लोगों ने मैनेज कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट इंप्रूव होगा, आप लोगों के मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे आपके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का इस समय में। ये आवाज कहां से आ रही है भाई? ठीक है, बराबर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, तो अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ही तरीका बता सकता हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो डीप ब्रीदिंग करनी है। आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि भाई पहले भी हमेशा टेंशन लिया था, बट बाद में आपको पता चला कि यार उससे पूरी जिंदगी का पूरा कुछ खत्म नहीं हो गया। आप लोगों का पहले भी आपने स्ट्रेस लिया हुआ था, तो स्ट्रेस को मैनेज अगर आप कर लोगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, रिवीजन के ऊपर में ध्यान दोगे, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे गोल रखोगे और छोटे छोटे गोल्स को पूरा करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को सफलता मिलना जो है वो सुनिश्चित है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की आप लोगों की, तो फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि एज पर 2011 का सेंसस कौन सा वाला एकमात्र राज्य था जहां पर में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। एक ही ऐसा राज्य था जहां पर में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, बाकी सभी जगहों के ऊपर में पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई थी आप लोगों की। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में 1000 से ज्यादा 1100 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, 900 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011, अभी आप लोगों को पता है कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक भी जनगणना स्टार्ट हुई नहीं है आप लोगों की, तो आप लोगों को यही वाली जनगणना के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो एकमात्र राज्य जहां पर में आपकी जनसंख्या जो है वो डिक्रीज हुई, बाकी पूरे भारत के अंदर में जनसंख्या इंक्रीज हुई थी आपकी, और एकमात्र राज्य जहां पर में आपकी जनसंख्या डिक्रीज हुई -0.58%, ठीक है, मतलब डिक्रीज हुई है बेसिकली, नागालैंड के अंदर में। ठीक है, नागालैंड के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नागालैंड के अंदर में आप लोगों की जनसंख्या की इवन कमी आई थी 2001 के मुकाबले में, 2011 के अंदर में जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या इवन कम हो गई आपकी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जनसंख्या इवन कम हो गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 में जनसंख्या में कमी आई थी नागालैंड के अंदर में, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 58% लोगों ने सही आंसर दिया था। होपफुली कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों से पूछूंगा तो ज्यादा लोग इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आपको बताना है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर में है। आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी काफी सारे बार एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है फ्रेंड्स, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी उसी जगह पे है, ठीक है, उसी शहर में है बेसिकली। तो कहां पर में, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, कहां पर में है। तो देखिए फ्रेंड्स, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना और आईएमएफ की स्थापना हुई थी वो एक ही किसी जो है सम्मेलन के जरिए हुई थी। वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को सिस्टर भी बोला जाता है, कौन सा वाला सिस्टर बोला जाता है ये भी बता दीजिए आप लोग। देखिए, आप लोगों को बता दूं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर्स है वो आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इन दोनों की ही स्थापना जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों का। मैं आप लोगों को यहां लिख भी देता हूं, ठीक है, ब्रेटन वुड
ठीक है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड नाम की एक जगह थी यूएसए के अंदर में, वहां पर में ये आप लोगों का समझौता हुआ था। उसी के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसी वजह से आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को पता है आप लोग क्या बोलते हो? ब्रेटन वुड सिस्टर्स बोला जाता है। ब्रेटन वुड सिस्टर्स, ब्रेटन वुड ट्विंस भी आप लोग इसको बोलते हो, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, दोनों को। इनकी स्थापना जो है 1945 के अंदर में वॉशिंगटन डीसी के अंदर में की गई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए गुड। ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड सिस्टर भी बोला जाता है, आप लोगों को ये याद रखना है। ये आपका केवीएस की जो हुई थी ना एग्जाम 2023 के अंदर में, उसके अंदर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योशंग त्योहार, ठीक है, योशंग त्योहार किस राज्य के अंदर में मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं योशंग त्योहार की, तो ये आप लोगों का याद रखना है आप लोगों ने कि जो मेती कमेटी है, ठीक है, मेती कम्युनिटी है मणिपुर की, वो इसको मनाती है। मार्च के अंदर में इसको मनाया गया था फ्रेंड्स, योशंग त्योहार को। तो योशंग त्योहार आप लोगों को याद रखना है कि मणिपुर के अंदर में मनाया जाता है, मणिपुर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो मेती कम्युनिटी, ठीक है, योशांग त्योहार को मनाती है, मार्च के महीने में इसको मनाया गया। आप लोगों को बता दूं कि मुख्य रूप से जो मेती कम्युनिटी है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है, और होली के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है वहां पर में। एक है आप लोगों की कुकी कम्युनिटी, जो कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी को मानती है। तो यहाँ कुकी और जो आप लोगों का मेती कम्युनिटी है, इनके बीच में ही यहाँ पर में अभी फिलहाल में वो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। मणिपुर के अंदर में मनाया जाता है मार्च के महीने में, याद रखना आप लोग। कौन सी कम्युनिटी मनाती है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो योशांग त्योहार मिती कम्युनिटी मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र कौन से वाले इसमें आता है? अगर आपका आंसर यहाँ पर में ई रहा तो आप लोगों को पता है ना कि आंसर आप लोगों ने इसमें करना है कमेंट के अंदर। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर में बिहार राज्य को इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर में अगर इमेजिन करें, और आप देखोगे कि उसके बीच में से यहाँ पर में गंगा नदी जाती है। ठीक है, गंगा नदी। और नदियों के अंदर में जब बाढ़ आती है ना, तो नदियों के अंदर में बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि चाहे वो कोसी नदी हो आप लोगों की, या अलग अलग जो नदियां है, उनके अंदर में बाढ़ आने के कारण जो मिट्टी बनती है उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर में, वो मिट्टी होती है आप लोगों की जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जल के कारण, नदी के जल में जो पहाड़ों से नदियां अपने साथ में बहा कर लेकर आती है, और बाढ़ के कारण वो इधर उधर बिछा देती है, उसके कारण जो मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो याद रखना है आप लोगों ने, जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की और भी मिट्टी है जो बिहार के क्षेत्र के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आप लोगों की। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। दो प्रकार जलोढ़ मिट्टी आप लोगों की दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की मिट्टी जलोढ़? एक होती है आप लोगों की, ठीक है, भांगर, भांगर, ठीक है, और एक होती है खादर, खादर। भांगर जो है ये पुरानी वाली, ओल्ड वाली एलुवियल सॉइल होती है, और खादर जो होती है ये आप लोगों की न्यू वाली होती है, न्यू। ठीक है, जो बहुत पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको भांगर बोला जाता है। भंगार से याद रख लो आप लोग, भंगार से भांगर याद रख लो, और खादर से आप लोग उसको अपोजिट वाला न्यू वाला याद रख लो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही भांगर और खादर बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एलुवियल, भांगर एलुवियल सॉइल और खादर एलुवियल सॉइल। भांगर जलोढ़ मिट्टी और खादर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। रेगुर मिट्टी जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, बेसिकली इसको जो है ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है ना आप लोगों को, उसको रेगुर सॉइल बोला जाता है, ब्लैक सॉइल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो माउंटेनियस आप लोगों की मिट्टी है आप लोगों की, ठीक है,
माउंटेन के ऊपर में पाई जाने वाली मिट्टी आप लोगों को ये यहाँ पर में बेसिकली तराई टाइप की मिट्टी है वो, ठीक है। माउंटेन सॉइल या तराई वाली सॉइल जो है ये आप लोगों को जो नेपाल से लगे हुए नेपाल से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर में मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नेपाल से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना वहां पर में आपको तराई वाली मिट्टी मिलेगी, तराई सॉइल आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ज्यादातर बिहार का क्षेत्र एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के अंदर में आता है आपका। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जहां पर में सबसे ज्यादा लेक्स ही लेक्स पाए जाते हैं आप लोगों के, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से ज्यादा जाता है। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये वाला आप लोगों का, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आ गए मेरे पास में आप लोगों के। तो आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर में है नैनीताल आप लोगों का। तो उत्तराखंड जो है इसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर में आप लोगों को बहुत सारे लेक्स मिलेंगे। तो बहुत सारे लेक्स होने के कारण इस इलाके को आप लोग क्या बोलते हो, लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हो आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पूना पैक्ट जब साइन हुआ था, पूना पैक्ट उस समय गांधी जी कौन से जेल में थे, याद कीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी। और मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को जो पिछला वाला आपका सेशन था, ठीक है, मतलब कल रात में जो हम लोगों ने सेशन लिया था उसके अंदर में भी करवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। बताइए यहां पर मैं, गांधी जी कौन से जेल में थे जिस समय में पूना पैक्ट साइन हुआ। पहले बात तो पूना पैक्ट है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स पूना पैक्ट जो है जो महात्मा गांधी है और B.R. आम्बेडकर, ठीक है, आम्बेडकर, इनके बीच में हुआ था। पूना में हुआ था, इसी वजह से इसको पूना पैक्ट बोला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पूना में हुआ था इसी वजह से तो पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। पूना में हुआ था ये जो पैक्ट है, ये या जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1932 के अंदर में, 1932 के अंदर में ये साइन हुआ था पूना पैक्ट। गांधी जी और आम्बेडकर के बीच में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था, तो जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। महात्मा गांधी उसके खिलाफ जो है आमरण अनशन पे बैठ गए थे, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट साइन किया गया। उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल के अंदर में थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, यरवदा जेल के अंदर में। इसी वजह से आप लोगों का जो है इसको पूना पैक्ट बोला जाता है, पूना पैक्ट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब 2200 लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता रहूं मैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। और 2200 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर मैं शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करवाता रहूं, जो भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द लीस्ट। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। चलिए, द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द लीस्ट। सबसे कम लैंड मास जो है इनमें से किसका है, यूरोप का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का। तो आप लोगों में से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ 78% लोगों का जो 79% लोगों का जो है आंसर यहाँ पर में ऑप्शन नंबर C आया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। लेकिन मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में ना दिया होता, इसके जगह पे जो है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका दे दिया होता, नॉर्थ अमेरिका। चलो ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने। अब बताओ इसमें से सबसे छोटा लैंडमास किसका है।
अब बताओ आंसर किसका होगा। मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया आंसर है इसका। सबसे छोटा भूभाग जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, मान लिया। लेकिन मान लो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया ऑप्शन के अंदर में, तब क्या करोगे? तब क्या होगा आपका? तो सेकंड लीस्ट जो भूभाग है, या जो दूसरे नंबर का सबसे छोटा आप लोगों का, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा भूभाग कौन सा है? चलिए, वो भी आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास में आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उस केस के अंदर में जो सेकंड लिस्ट आप लोगों का है वो है यूरोप। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, फिर अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका आता है आपका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर आता है साउथ अमेरिका, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर आता है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। फिर आता है यूरोप, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोगों से जो है फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आप सभी लोग लिख दो। चाहे आप लोगों से उल्टा सीधा जोड़ी मिलाने के फॉर्म में कैसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है आप लोगों का यहाँ पर में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, और उसके बाद में बारी आती है यूरोप की, मतलब छोटे के मामले में उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों की? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था भाई? साइमन कमीशन, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बना कब था? ठीक है, जो भी बच्चे सारे लोग रिवीजन करेंगे। देखो, आप लोगों के रिवीजन के लिए करवा रहा हूं मैं यहाँ पर में कि भाई रिवीजन होती रहे करके। ठीक है, कल रात में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इसको, और मैं चाहता हूं कि आप लोग रिवीजन करते रहे, क्योंकि रिवीजन इज द की। ये याद रखना है आप लोगों ने, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी। रिवीजन से ही होगा, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, भारत में बना कब था और भारत के अंदर में कब आया था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, और साइमन कमीशन को बनाया ही क्यों गया था, ये भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि अब तो पूरा अच्छे से याद हो गया होगा आपको। कल रात में कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने जो पूरी स्टोरी सुनी, ठीक है, पूरा खो गए थे सारे के सारे लोग एकदम स्टोरी के अंदर में, मजेदार तरीके से। आप भी, मैं भी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे थे हम लोग। तो साइमन कमीशन का जो विरोध है फ्रेंड्स, ये किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन आया था भारत का, ठीक है, पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, भारत का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, भारत के अंदर में क्या रिफॉर्म्स किए जाने हैं। ठीक है, जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं भारत के अंदर में, वो डिसाइड करना था। 1919 का जो कानून था, अब उसको बदलकर जो नया कानून लाने वाले थे, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंज नहीं करने हैं, क्या भारत के लोगों को अधिकार देने हैं, क्या नहीं देने हैं, वो डिसाइड करना था। और उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। लॉर्ड इरविन जो भारत का उस समय का वायसराय था, उसकी सिफारिश के ऊपर में एक भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ये ऑल वाइट जो है, या ऑल वाइट ब्रिटिश कमीशन था, ये इसी वजह से इसका विरोध किया गया। इसको बनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1927 में। तो देखो, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में आ जाए कि बनाया कब गया था, तो नवंबर 1927 में। भारत कब आया था, तो फरवरी 1928 के अंदर में ये भारत आया था, ये याद रखना है। इसने रिपोर्ट कब सबमिट की थी? कल रात में बताया था। रिपोर्ट कब सबमिट की थी, जल्दी बताओ, रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 25 तो लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का, जी हाँ, टाइम से पहले आ गया था, उसको आना था 1929 के अंदर में, लेकिन 1927 में ही बना दिया गया था। ठीक है, रिपोर्ट कब सबमिट की थी ये भी याद करो, कल रात में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, रिपोर्ट इसने सबमिट की थी 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर में चर्चा करने के लिए फिर उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर में, ये जो रिपोर्ट सबमिट की थी ना उन्होंने 1930 में, पूरी जांच वगैरह की। हमने लोगों ने तो कॉपरेट किया नहीं इनके साथ। ठीक है, बोला कि यार पूरे के पूरे ब्रिटिशर से हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, भारत साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे हम लोग। फिर भी वो काम करता रहा और फाइनली रिपोर्ट सबमिट कर दी 1930 के अंदर में। इसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, लंदन में भारतीय लोगों को भी बुलाया गया। ऐसी 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। ठीक है, तो पहली वाली तो फेल हो गई थी क्योंकि कांग्रेस ही नहीं गई थी उसके अंदर में, और दूसरी वाली इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि उसके अंदर में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था डिप्रेस्ड क्लास का, उसको लेकर झगड़ा हो गया था। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का पॉइंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग आंसर कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में से मुझे मिला, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसको भी मैं करवा दूं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति का दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि 21 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति का दिवस मनाया जाता है आप लोगों का। ये जो है क्वेश्चन आप लोगों का अभी मैंने 2-3 एग्जाम्स के अंदर में देखा, आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दिया जाए, क्योंकि जब बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है, हाल फिलहाल के अंदर में, तो आप लोगों से हो सकता है भाई कि आगे में जाके कोई और भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ ले, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर में दे दिया, ठीक है। चलो, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिवस, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में शांति बनी रहे, पीस मेंटेन रहे। और ये क्वेश्चन इसीलिए भी शायद पूछा जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया में यूक्रेन और रशिया वॉर और अलग अलग एरियाज के अंदर में बहुत ज़्यादा हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस वजह से ये 21 सितंबर के दिन को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है कि भाई हम दिन मना रहे लेकिन शांति स्थापित नहीं कर पा रहे। अब ये क्वेश्चन तो फ्राई आप लोगों ने आंसर करना ही चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो करना ही चाहिए सभी लोगों ने, ठीक है। अगर चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाता रहूं तो लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स। सेशन को 2600 लोग जुड़ चुके हैं, 1600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से जो 1000 लोग बचे हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे वो लोग भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप सभी लोग। कुछ फूफाजी टाइप के लोग होते हैं, पता है आपको, मैं देखता हूँ ना कमेंट्स वगैरह में, सर आप लाइक करने क्यों बोलते हो, सर आप सब्सक्राइब करने क्यों बोलते हो। अरे मेरे भाई, मतलब तुम्हारे को चाहिए जॉब, नौकरी चाहिए, ठीक है, उससे सैलरी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी के इंसान कुछ ना करे, बाकी पूरी दुनिया जाए तेल लेने, है ना। कितने खुदगर्ज लोग होते हैं, मतलब खतरनाक वाले खुदगर्ज, वो अपनी खुदगर्जी का प्रदर्शन भी करते हैं कमेंट में लिखकर कि सर आप कमेंट करने क्यों बोलते हो, लाइक करने क्यों बोलते हो, सब्सक्राइब करने क्यों बोलते हो, हम तो खुदगर्ज है ना सर, आपको पता नहीं है क्या। और वो बताते भी है कि वो कमेंट करके मतलब खुद प्रदर्शन भी करते कि हम कितने बड़े खुदगर्ज है, देखो हम बता भी रहे हैं सर आपको। नहीं करना है तो चुपचाप जा भी सकता था वो, लेकिन वो इंसान देखिए कितना प्रामाणिक है, वो बताएगा कि देखो मैं खुदगर्ज हूं करके, सेल्फिश इंसान हूं। तो सर मेरी घर पे तो कोई सुनता नहीं, तो कम से कम थोड़ा कमेंट में ही सुना, कमेंट में ही बोल दूं कोई सुनता नहीं करके। तो निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन सा महात्मा गांधी का जीवनीकार जो है, ठीक है, हाँ कुछ फूफी टाइप की लोग भी रहती, फूफा जी फूफी टाइप की लोग रहती है यहाँ पर में, तो पत्रकारों में से कौन सा महात्मा गांधी का जीवनीकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जीवनीकार की बात करूं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की एक पुस्तक थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। रिवीजन के लिए आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आपको कल रात में भी करवाया था मैंने क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर जो है गांधी जी के साथ में कौन से आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कमेंट करके मुझे यहाँ पर में, ठीक है। तो अगर मैं लुई फिशर की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ये अमेरिकी पत्रकार थे आपके, और ये गांधी जी के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में 1942 में गांधी जी के साथ में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में। वही अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक और पत्रकार थे जो गांधी जी के साथ में थे नमक सत्याग्रह में, वो आंसर क्या था, ठीक है, ठीक है, बताइए। लुई फिशर जो है इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी का जीवनीकार है ये, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है लुई फिशर ने, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ में थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। दांडी मार्च के समय में एक और पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे दोनों के दोनों, मतलब ये लुई फिशर भी और एक और पत्रकार है जो गांधी जी के साथ में सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के समय में थे। तो आप लोगों को आंसर याद होना चाहिए फ्रेंड्स, वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर जो है आप लोगों के जो दांडी मार्च था उसमें गांधी जी के साथ गए थे, दांडी मार्च में, ठीक है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ गए थे 1930 में। तो दांडी मार्च कब आया था भाई, दांडी मार्च कब निकला था, 1930 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है। लुई फिशर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में गांधी जी के साथ में थे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। वेब मिलर दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में थे 1930 के अंदर में। ये दोनों के दोनों अमेरिकी पत्रकार थे, यूएसए के पत्रकार थे, ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों के दोनों अमेरिकी पत्रकार थे,
इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 47% लोगों ने आंसर दिया था सही। ठीक है, आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा तो ज्यादा लोग जो है यहाँ पर में सही जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर में है, कहां पर में इसका हेडक्वार्टर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडिया का है फ्रेंड्स, इसी वजह से याद रखना है यहाँ पर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये तो पूछ लिया गया, स्थापना कब हुई थी इसकी ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसका इसका जो हेडक्वार्टर्स है आप लोगों का, ये आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून के अंदर में। और इसकी जो स्थापना है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर में जो भारत के अंदर में जो भी वाइल्ड लाइफ है उसकी देखरेख करता है, उसका डेटा रिलीज करता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ होगा वही आप लोगों के लिए जो है पत्थर की लकीर है। ठीक है, उसी को आप चैलेंज कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को जरूर रेफर करना, कभी भी अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आए, कुछ भी आए, तो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, इंडिया सरकारी संस्था है, उसकी जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है, उसी के ऊपर में जो होगा वही होगा आप लोगों का। इसीलिए जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ और कोई भी डेटा लेता हूँ तो मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर में जाकर ही चेक करता हूँ पहले कि भाई वहां पर में कुछ अपडेट हुआ है क्या, और वहीं से मैं रेफर करता हूँ हमेशा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना जो है आप लोगों की 1982 के अंदर में हुई थी, 1982 के अंदर में। ठीक है, तो देहरादून के अंदर में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, और 1982 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। याद रहेगा आप लोगों को ये फैक्ट इंपॉर्टेंट वाला है ये आपका। ठीक है, चलिए, देहरादून के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आपने ईवीएस भी पढ़ना है। ठीक है, ईवीएस, तो वहां पर में भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWI। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। हाँ यार, रूह विजडम, कितना बढ़िया वाला आइडिया दिया आपने। अब भी करता हूँ। रूह विजडम ने बहुत बढ़िया वाला आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, वाह, रूह विजडम का आइडिया तो बिल्कुल यार कारगर है। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो जो प्रथम गोलमेज परिषद था उस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आप लोगों का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप लोगों का, ठीक है, ये हुआ था आप लोगों का 1930 के अंदर में, 1930 में। इसको बुलाया क्यों गया था? साइमन कमीशन जो था आपका, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, इसको चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज परिषद बुलाया गया था लंदन के अंदर में, लंदन में। और उस समय में ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ये याद रखना है आप लोगों ने, रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे आपके। पहला वाला हुआ था कब? देखो ध्यान से सुनो, 1930 में। ठीक है, सेकंड वाला कब हुआ था आप लोगों का? 1931 के अंदर में। और थर्ड वाला जो हुआ था आपको वो हुआ था 1932 में। इनमें से कांग्रेस ने कितने में शामिल हुई? केवल दूसरे वाले के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल हुई थी। या गांधी जी किस में गए थे? केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे वाले सेशन में गए थे। इन तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे जो इन तीनों में शामिल हुए। एक तो थे BR आंबेडकर, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, और एक थे तेज बहादुर सप्रू।
ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जो है ये इन तीनों के अंदर में शामिल हुए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तेज बहादुर सप्रू इन तीनों में, तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू इन तीनों के अंदर में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल और केवल सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में गई थी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये रीट के एग्जाम के अंदर में भी पूछा गया था। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, 2900 के करीब हम लोग यहाँ पर में पहुंच गए फ्रेंड्स, और 2827 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आप लोग कमेंट्स भी कर पाए यहाँ पर में, और कमेंट करके आंसर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसे उद्यान कृषि का नाम दिया जाता है। ठीक है, उद्यान कृषि, और ये रीट का ओरिजिनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, जो रीट की एग्जाम में पूछा गया था, रीट पेपर 1 के अंदर में, रीट पेपर 1 में। तो एग्जामिनर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है आपका। गार्डन कल्टीवेशन किसको कहा जाता है? तो गार्डन कल्टीवेशन जो है फ्रेंड्स, ये हॉर्टिकल्चर को बोलते हो आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागबानी जो है आप लोगों का, बेसिकली ये गार्डन कल्टीवेशन के अंदर में आता है। ठीक है, गार्डन कल्टीवेशन में। वही अगर मैं आप लोगों से बॉटनी की बात करूं, तो बॉटनी क्या है आप लोगों का? तो बॉटनी जो है फ्रेंड्स, ये आपका जीव विज्ञान जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड है बॉटनी आप लोगों का। और यहाँ पर में प्लांट्स की स्टडी की जाती है बॉटनी के अंदर में। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है ये, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी के अंदर में किसकी स्टडी की जाती होंगी आप लोग बताइए यहाँ पर में? जियोलॉजी के अंदर में किसकी स्टडी की जाती है? अर्थ की स्टडी की जाती है। ठीक है, अर्थ की स्टडी की जाती है, अर्थ की, स्पेशली रॉक्स की स्टडी की जाती है इसके अंदर में, रॉक्स की, अर्थ रॉक्स की स्टडी की जाती है इसमें, चट्टानों की, अर्थ रॉक्स की। और एनाटॉमी जो है इसके अंदर में क्या किया जाता है आप लोगों का? तो जो बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लिविंग बींग्स के बॉडी पार्ट की स्टडी की जाती है। ठीक है, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स की जो स्टडी की जाती है, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके से जो देखा जाता है, हड्डियों की, अलग अलग चीज़ों की जो स्टडी की जाती है, उसको एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, उनका स्केलेटन, उनका जो संरचना है, ठीक है, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेपरेट करना, अलग अलग तरीके से उनकी स्टडी करना, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं आप लोग। तो ये सारे के सारे आप लोग याद रखोगे, हो सकता है आप लोगों से कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, याद रखना है सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 67 बीपीएससी प्री में आया था। ठीक है, 53rd 55th बीपीएससी प्री 2011 के अंदर में, 54th बीपीएससी प्री 2001 के अंदर में आया था। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी को तो आप पहचानते ही हो, ये इरविन कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, ये याद रखना है फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन जो है ये उस समय भारत के वायसराय थे। तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो 1930 में हुई थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी कोई नहीं गया। सेकंड वाले के अंदर में अब जो है 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस पर इरविन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी लेकर आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। भारत की जो सबसे बड़ी एंटिटी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो जन समुदाय का नेतृत्व करती है, उसको भी लेकर आओ उस समय के हिसाब से। तो लॉर्ड इरविन ने जो है गांधी जी को बुलाया, गांधी जी गए उनसे मिलने के लिए। 5 मार्च 1931 की बात है वो। और गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ समझौते हुए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर में एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर में। इसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसी में से एक था कि गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गांधी इरविन समझौता आप लोगों का बेसिकली हुआ था। तो 1931 की बात है ये आप लोगों ने याद रखना है। 1931 की बात है, गांधी इरविन समझौता आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर में इसका आंसर कर दिया होगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लोग आंसर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, 3000 के करीब हम लोग यहाँ पर में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को बता दूं। ये वाले क्वेश्चन को जल्दी से आप बता दीजिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे आप लोगों के। एक बार देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे आप लोगों के, आप लोगों को बताना है कि कब कब हुए थे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है,
गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे आप लोगों के? गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे बताइए जल्दी से, देखिए कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं जी। तो सब्सक्राइबर मोड ऑन है फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो आप लोग अगर कमेंट्स में आंसर करना चाहते हो, जैसे कि ट्रू विजडम जी का आइडिया था ये, ठीक है कि सर सब्सक्राइबर्स मोड ऑन कर दीजिए, तो वो मैंने कर दिया है। तो आप लोग जो है यहाँ पर में कमेंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में किसने पार्टिसिपेट किया था? अगर ई आंसर है तो आप लोग जो है यहाँ पर में इसका आंसर कर सकते हो। तीनों गोल में और ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी का नीरज वाला जो पेपर कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था आप लोगों का, वो पेपर में से लिया है क्वेश्चन में, मतलब बीपीएससी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर आम्बेडकर, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? ठीक है, तो आपको बताया मैंने फ्रेंड्स कि दो व्यक्ति थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो दोनों के नाम, देखिए कितने लोग इसका आंसर करते हैं। दोनों के नाम बताइए कि दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। आपकी रिवीजन हो जाएंगी, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए सभी लोग। तो पहले व्यक्ति जो है फ्रेंड्स, आपको बताया मैंने कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर थे, आम्बेडकर। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर में और बताइए कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने जो है इन तीनों सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट किया था, तीनों के तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का एक ही नाम दिया हुआ है, ठीक है, एक ही नाम दिया हुआ है। दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, तो उनका नाम तो दिया नहीं है यहाँ पर में, तो आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक तो हो नहीं सकता था यहाँ पर में, तो आंसर आप लोगों का बी आर आम्बेडकर ही होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू का नाम दिया ही नहीं है यहाँ पर में। अगर सप्रू भी दिया होता तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाता आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ पर में इस तरीके से दिया होता, तेज बहादुर सप्रू भी दिया होता तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होता, बट अभी यहाँ पर में सप्रू का नाम नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। इतना याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को जो है कमेंट करके दोगे आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दोगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख देंगे यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, आप लोगों का आंसर आने आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये आप लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास, सभी के सभी लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर में कर देना है सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी आप लोग लिख दोगे, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी आप सभी के सभी लोग लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि कल्पक्कम इज फेमस फॉर, कल्पक्कम किस चीज के लिए फेमस है? बताइए यहाँ पर में कल्पक्कम किस चीज के लिए फेमस है, ये आप लोगों ने बताना है। कल्पक्कम किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। कल्पक्कम, सबसे पहली बात तो कल्पक्कम है कहाँ पर मैं आप लोगों का, तो मैं बात करूं अगर आप लोगों से फ्रेंड्स की कल्पक्कम नाम की जो जगह है ये आप लोगों को मिलेंगी आज के तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु में। और कल्पक्कम नाम की जो जगह है आप लोगों की, यहां पर में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको आप लोग एटॉमिक एनर्जी प्लांट भी बोल सकते हो, एटॉमिक एनर्जी प्लांट। तो कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर में है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर में है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में है। और अगर कल्पक्कम नाम की जगह किस चीज के लिए फेमस है ये बोल दिया जाए तो एटॉमिक एनर्जी के लिए फेमस है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर में,
ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर में है। अच्छा, बिहार के अंदर में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या? नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार के अंदर में। यूपी के अंदर में है क्या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट? वो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, क्योंकि आगे में मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुंडाकुलम एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट, ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एक एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कौन से राज्य के अंदर में? कुंडाकुलम। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ आप लोगों को और एक साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कलपक्कम और कुंडाकुलम के अंदर में मैंने हमेशा देखा है कि बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए अब यहाँ पर में दूर हो जाएगा। ओके, तो कमेंट करके बताइए यहाँ पर में कुंडाकुलम कहाँ पर में। तो कुंडाकुलम की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों का कुंडाकुलम जो आप लोगों का एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट है आपका, ये तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। तो कलपक्कम और कुंडाकुलम, ये देखिए आप लोगों के एग्जाम में जीएस में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ है, इसी वजह से बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो कुंडाकुलम एटॉमिक एनर्जी और कलपक्कम एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर में है आप लोगों के। कुंडाकुलम और कलपक्कम लिखो सभी लोग यहाँ पर में, कुंडाकुलम और कलपक्कम दोनों के दोनों आप लोगों के तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, कुंडाकुलम और कलपक्कम। आगे के और भी है, वो मैं आप लोगों को आगे में बताता हूँ। आप लोग देखिए, इसको आपको छोड़ के जाने का आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, कुंडाकुलम कलपक्कम को। बाकी आप लोगों का नरोरा वगैरह जो है वो भी आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में, नरोरा। इसको तो बिल्कुल घोट के पी जाओ आप लोग नरोरा को, कि भाई नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर में आप लोगों का? तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, कैगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैगा। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कर्नाटक के अंदर में है कैगा जनरेट पावर प्लांट आप लोगों का। इसके अलावा आप लोग यहां पर में देख सकते हो काकरापार पावर स्टेशन है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन काकरापार, ये गुजरात में है। सभी लोग एक बार ये लिखो, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है आप लोगों का, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। क्योंकि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड करंट अफेयर की न्यूज देने वाला हूं। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था उसको मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। देखिए, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। यहीं पर हाल ही में अभी कुछ महीने, ठीक है 3 महीने पहले 4 महीने पहले की न्यूज आई आप लोगों की कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर में भारत का पहला इंडिजीनियसली मेड एक जो है प्लांट लगाया गया है। मतलब एटॉमिक पावर स्टेशन तो था ही वहां पर में, एक और जो प्रोजेक्ट है, एक और जो यहां पर में यूनिट है वो बनाई गई है और पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। भारतीय लोगों ने बनाया उसको। अदरवाइज हम क्या करते थे, कुछ विदेशों से उसका सामान आयात करते थे, बाहर की मदद लेते थे बनाने के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर में हम लोगों ने 700 मेगावाट बिजली बनाने वाला एक यूनिट शुरू किया है। इसी स्टेशन में हमने एक यूनिट, एक छोटा और यूनिट शुरू किया है जो पूरी तरह से भारतीय है, इंडिजीनियस है, ठीक है, स्वदेशी है और भारतीय लोगों ने बनाया। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर में स्वदेशी यूनिट को स्थापित किया गया है। 700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है आप लोगों का। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तारापुर पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र के अंदर में, तारापुर। राजस्थान के अंदर में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसको कोटा पावर स्टेशन भी कहा जाता है, राणा प्रताप सागर पावर स्टेशन भी उसको कहते हो आप लोग, राजस्थान के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर में आप लोग इसका आंसर कर दो मेरे को जल्दी जल्दी से, सभी के सभी लोग। ठीक है, कमेंट के अंदर में देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मुझे हर किसी से आंसर चाहिए यहाँ पर में आप लोगों का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे फ्रेंड्स। और मुझे नीचे में भी आप लोगों का आंसर ये लिखकर चाहिए सभी लोगों से। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों से इसका आंसर मुझे चाहिए नीचे में। अभी आप लोगों को पूरा का पूरा सिखाया मैंने और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जो है यहाँ पर मैं कर दूंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर में जो है इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, हर कोई बच्चा जो है कमेंट में लिखेगा इसका आंसर। मुझे हर किसी से कमेंट के अंदर में लिखकर चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। इसी से आप लोगों की जो है फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर में आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जब आप लोग एक्टिविटी करते हो और आप लोग जो है अपना दिमाग को, अपने हाथों का, अपने आंखों का, अपने कान का, हो सके तो मुंह से बोलकर भी देखना एक बार आप लोग। ठीक है, इससे आप लोगों को याद रखने में ज्यादा आसानी होगी इन सारी चीजों की। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग याद करके बताओगे इसका आंसर मुझे। हरित, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण या प्राधिकरण इसको बोला जाता है आप लोगों का। ठीक है, प्राधिकरण आपका बताना है। ठीक है, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर प्राधिकरण। ठीक है, दोनों ही नाम से आपको जाना जाता है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो नेशनल हरित अधिकरण, और यहाँ पर मैं आप लोगों का मैंने प्राधिकरण जानबूझ के कर दिया ताकि आप लोगों का दोनों में से कुछ भी आ जाए आप लोग उसका आंसर कर सके। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
3200 लोग देख रहे हैं, 2100 लोगों ने लाइक किया है फ्रेंड्स, ये तो बहुत नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर मैं आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या चीज है ये भी आप समझ लो। मान लीजिए कि पर्यावरण को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, तो अब क्या उसके लिए आपके खिलाफ मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डालू, सुप्रीम कोर्ट में केस डालू आप लोगों के खिलाफ? पहले ही वहां पर में इतने मामले लंबित है, इतने मामले जो है पेंडिंग है। तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे वो आप लोगों के कहां पर में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर में जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंदर में इसको जाया जाएगा, एनजीटी के अंदर में इसको डाला जाएगा, ताकि फास्ट ट्रैक उसका निपटारा हो, ठीक है। लाइफ ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ करके आई थिंक श्री श्री रविशंकर जी का वो है एक उनका संस्था है, और उसका एक इवेंट होना था यमुना नदी के किनारे पे, ठीक है। तो उसके ऊपर में जो केस चला था ना, वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर में अंदर में ही चला था। तब से ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी और तब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर में, ठीक है। ओके, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले होते हैं उन सबको क्या करता है, उनको देखता है, ठीक है, एनजीटी को। इसका याद रखना है आप लोगों ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर में। इसके अलग अलग और भी यूनिट्स है पूरे भारत भर के अंदर में, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर्स है या जो हेड ऑफिस है इसका, जहां पर में मेन मुख्यालय इसका, वो दिल्ली के अंदर में, न्यू दिल्ली के अंदर में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो इस चीज को भी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि कुंडाकुलम, ठीक है, कुंडाकुलम, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर में, कौन से वाले राज्य में है, कौन से स्टेट में है, ये आप लोग बताओगे मुझे, कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये बताएंगे आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से, कुंडाकुलम कहां पर में है, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी, उसमें किस चीज की स्टडी की जाती है, बॉटनी के अंदर में किस चीज की स्टडी की जाती है, ठीक है। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ विच, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर में लोकेटेड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां लोकेटेड है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, कहां और कब इसकी स्थापना हुई थी, दोनों के दोनों आंसर आप लोग करेंगे। दोनों मैंने आप लोगों को सिखाया है। प्लीज टाइम पर आ जाया करो क्लास के अंदर में आप लोग सभी लोग। मैं बता दूं, जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, ध्यान से सर्च कर लेंगे, या फिर टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिए, उस पर ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब कब हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आज आप लोगों को याद करवाया है मैंने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कब कब हुई है ये बताएंगे। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में किसने अटेंडेंस लगाई थी, कौन थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में गए, वो तो मैंने आपको बता भी दिया कि आप लोगों की एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है आप लोगों का, है ना। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे मिला था एग्जाम का आप लोगों का क्वेश्चन, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और चाहूंगा कि आप लोग जो है उस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर मैं कर दे मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर दीजिए। द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर, ठीक है, वो कहाँ के जर्नलिस्ट थे, ये भी आप लोगों को पढ़ाया मैंने, ये भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे देंगे, ठीक है। लुई फिशर जो है वो कहाँ के थे, ये बताना है आप लोगों ने। लुई फिशर कहाँ के जर्नलिस्ट थे, कहाँ के जो है वो बेसिकली पत्रकार थे, ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलते हैं। तब तक आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। जितना ज्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में व्यूज रहेंगे, जितने ज्यादा जो है यहाँ पर में आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, लाइक शेयर आप लोग करोगे, उतना ज्यादा जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए करने हैं, ठीक है। बाकी टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा का ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर में काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग जो है 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 2400 लाइक्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।